हेलो दोस्तों, आपका 10th लेक्चर में स्वागत है। और दोस्तों 10th लेक्चर आपका 10th लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। 10th लेक्चर में आपको हम क्या बोलते हैं, राजस्थान के भौतिक विभाग या भूभाग आकृतिक प्रदेश इसके बारे में बात करेंगे। और आगे आपके इसमें ये राजस्थान के को कितनी भागों में बांटा गया है, ये सब बात करेंगे। और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। ये सारे चीज़ें आपको कवर होगी। शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये लूनी बेसिन, गौड़वाड़ क्षेत्र, राजस्थान बांगड़ यार्ड, सूक्ष्म मैदान नेटवर्क, बाल का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बाल का स्तूप, अनुप्रस्थ बाल का स्तूप, बरखान व अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा कि राजस्थान का भूभाग कैसा है, मतलब राजस्थान का जो अर्थ है, राजस्थान का जो ज़मीन है, मतलब वो कैसा है, उनके कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझाऊंगा दोस्तों। मेरे साथ बने रहिए। मैं बुक को रेफ़र कर रहा हूँ, बुक को पूरा बुक ही को लेके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि पीछे कोई भी चीज़ छूटे नहीं। आप आप जब इस लेक्चर को सुनेंगे समझेंगे, तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक एक नोट्स की तरह लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को इतने सारा पढ़ना है। एक बार बस जस्ट रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं फॉर अपडेट्स के लिए। मैं हमेशा राजस्थान जी के, हिंदुस्तान जी के, ये सारे है ना क्लियर कवर करूँगा दोस्तों। और आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा जनरल स्टडीज़ के लिए, जो आप जनरल स्टडीज़ के रिटर्न और एज वेल एज ऑब्जेक्टिव तो आप कैसे भी आए क्लियर कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक भी क्वेश्चन आपको राजस्थान के पीछे नहीं छूटेंगे। और आप है ना सब्जेक्टिव मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपका सब्जेक्टिव भी दम बिल्कुल भी क्लियर होता जाएगा। सब्जेक्टिव मतलब एक स्टोरी की तरह आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। तो बने रहें मेरे लेक्चर के साथ अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक विभाग व भू आकृतिक प्रदेश क्या है दोस्तों। राजस्थान है ना, राजस्थान का मतलब राजस्थान का जो भूखंड है वो बहुत ही प्राचीन भूखंडों के अवशेष से बने हुए हैं। ये कहा गया देखो विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है। तो इसमें जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, ये तीन चीज़ें आपको देखना है दोस्तों। ये तीन है ना, ये तीन जो विश्व है ना, विश्व का जो पृथ्वी है, भूखंड है, वो तीन खंडों में डिवाइडेड था बहुत प्राचीन काल में। मतलब इयोसीन काल में और प्लेस्टोसीन काल में। इसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल जो है इयोसीन काल, और दोस्तों ये इयोसीन काल और प्लेस्टोसीन काल, क्या बोलते हैं, इयोसीन काल और प्लेस्टोसीन काल। इयोसीन काल और प्लेस्टोसीन काल में विश्व है ना तीन लैंड में, मतलब तीन लैंड में डिवाइडेड था। एक अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और एक टेथिस सागर। मतलब दो तो लैंड थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। तो अपना जो राजस्थान है ना, ये गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष का है, बना हुआ है। मतलब अपना राजस्थान में जो लैंड आया है, जो राजस्थान के हिस्से में जो लैंड है, वो गोंडवाना लैंड है और टेथिस सागर के अवशेष है। तो टेथिस सागर जब ये सूखा और ये टेथिस सागर नीचे चला गया, तो ऊपर रेत आ गए। तो अपना राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है, जो पूरा उत्तर पश्चिम जो भाग है वो मरु प्रदेश जो कहलाता है। उत्तर पश्चिम जो भाग है वो मरु प्रदेश, और पूर्वी मैदान ये जो इसी टेथिस सागर के अवशेष हैं दोस्तों। टेथिस सागर के अवशेष कौन से हैं, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, ये दोनों। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों जो भाग है ना, ये टेथिस सागर के अवशेष है। टेथिस सागर, ये टै लिखा है ना मैंने, टै, ये टै मतलब टेथिस सागर। और तो दोस्तों ये जो दो है ना पार्ट, ये टेथिस सागर के अवशेष है। ये
टैथिस सागर के अवशेष है। कौन सा? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जो उत्तर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैप से बताया था, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग। तो आप है ना मैप को आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में। ये है ना टैथिस सागर, ये किसका अवशेष है दोस्तों? ये टैथिस सागर के अवशेष है। एक्चुअली में विश्व 3 लैंडों में था, 2 लैंड में था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उसके बीच में टैथिस सागर थी। तो ये धीरे धीरे टाइम बीतता गया और फिर ये टैथिस सागर डूब गया और आपका ये पूरा रेतीली ज़मीन बन गई। और तो वो जो रेतीली ज़मीन बनी और है ना, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अपरदन होते गए, घिसते गए, तो वो एक तो मैदानी भाग बन गया जिसको पूर्वी मैदानी भाग बोलते हैं, और एक पूरा मरुस्थल बन गया जहाँ पर रेत ही रेत है। जो मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पश्चिम रेतीली जो आते हैं आपके जैसलमेर बीकानेर, ये जो एरियाज है, बाड़मेर, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाते हैं। और पूर्वी मैदान आपका जो पूरब का जो मैदान है, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको मैप दिखाऊं वापस। ये देखिए, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका, ये रहा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये टैथिस सागर के अवशेष है। ये किसके अवशेष है दोस्तों? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टैथिस सागर के अवशेष हैं। और ये पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान, ये दो, ये और ये पूर्वी मैदान, ये दोनों टैथिस सागर के अवशेष है दोस्तों। ये दोनों किसके अवशेष है दोस्तों? टैथिस सागर के अवशेष है। मैं वापस बताता हूँ आपको, मैंने ये एक्सप्लेन किया था पहले भी कि ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट, ये वेस्ट है, और ये साउथ है, और ये ईस्ट है दोस्तों। तो ये नॉर्थ और वेस्ट एरिया मरुस्थलीय प्रदेश, और ये पूर्वी मैदानी भाग जो ईस्ट में पड़ता है, पूर्वी मैदान, ये टैथिस सागर के अवशेष है। देखिए, विश्व मैंने बताया आपको कि विश्व कितने भागों में है? 3 भागों में था लैंड। एक गोंडवाना लैंड, और दूसरा अंगारा लैंड, और तीसरा इनके बीच में टैथिस सागर था। तो टैथिस सागर और गोंडवाना लैंड का अवशेष राजस्थान में आया हुआ है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो टैथिस सागर के कारण तो ये दोनों बने, और ये उसके कारण गोंडवाना लैंड का अवशेष इसको मानते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश ये जो बीच में है ना दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड, और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोस्तों, ये किसके पड़ते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आपके गोंडवाना लैंड के। तो ये जो 2 हो गए, तो गोंडवाना लैंड के अवशेष है, ये पर्वतीय प्रदेश, और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी गोंडवाना लैंड के, और पूर्वी मैदानी भाग और उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये किसके लैंड? ये है टैथिस सागर का अवशेष। तो ये 2 चीजें राजस्थान में, गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर के अवशेष यहाँ पे राजस्थान में आए हुए हैं दोस्तों। तो टैथिस सागर का जो अवशेष है ना राजस्थान में, वो उसमें है ना कई जगह तो लेयर चट्टानें बनी, जैसे जैसलमेर में पीली कलर की चट्टानें बनी है, जो लेयर चट्टानें पीली कलर रेत का परत दबते गया, टाइम बीतते गई, वो फिर वो पत्थर में सॉरी दोस्तों, पत्थर में कन्वर्ट हो गया। पत्थर में मतलब रेत परतदार, जिसको अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसलमेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर में जो वो चट्टानी प्रदेश कहलाता, चट्टानी एरिया भी है जैसलमेर में, और रेतीली एरिया भी है। तो राजस्थान को आगे अपन पढ़ेंगे कि किस में कैसे डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो अपन यहाँ पे थे, राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है, और वो आपको मैंने बताया इयोसीन काल। ये याद रखना दोस्तों, लिखने के लिए काम आता है, एक अच्छा राइटिंग के लिए। इयोसीन काल और प्लेस्टोसीन काल और इयोसीन काल, और इस काल में जो लैंड थे, विभक्त था विश्व, वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, और इसके मध्य में टैथिस सागर था। और राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश है, वो टैथिस सागर के और पूर्वी मैदान टैथिस सागर के अवशेष हैं माने जाते हैं। और कालांतर में नदियों द्वारा लाई गई तलछट मिट्टी से इनको ढक दिया गया, मतलब पाट दिया गया। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये चेंज होते गए।
और उसी तरह से राज्य के अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी गोंडवाना लैंड के हिस्से माने जाते हैं। और राजस्थान की जलवायु धरातल के अंतरों के आधार पर निम्न 4 भौतिक विभागों में बांटा जाता है। वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी, ये तो तैथिस सागर का भी मैंने बताया ये दोनों, और ये अरावली मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आपका गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं दोस्तों। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया यहाँ तक, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको विश्व है ना 3 भागों में डिवाइडेड था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनके बीच में तैथिस सागर थे। और राजस्थान है ना तैथिस सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, जिसमें तैथिस सागर आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और है ना पूर्वी मैदानी भाग, इसके अवशेष का जो रूप है अभी जो करंट में, और क्या बोलते हैं गोंडवाना लैंड के मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपके जैसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जैसे ये अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भाग, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये 12 जिले आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। 12 जिले कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, कौन से दोस्तों? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और पाली जिले का पश्चिमी भाग। ये जो 12 जिले दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये आपका पश्चिम में है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में ये सारे जिले पड़ते हैं दोस्तों। तो ये जो मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक में, तो ये जो दोस्तों है ये मरुस्थलीय प्रदेश हैं। ये राज्य का कुल क्षेत्रफल, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल का 61% भाग है ये दोस्तों। ये 12 जिले क्या हैं? राज्य का कुल क्षेत्रफल का 61% भाग ये 12 जिलों में समाहित है। तो मतलब 61%, पीछे कितने बचे? 39% ही बाकी जो एरियाज हैं वो आते हैं, बाकी सब मरुस्थलीय प्रदेश में, ये मरुस्थलीय प्रदेश में आता है, मतलब उत्तर मरुस्थलीय भाग में आते हैं। 61% राजस्थान का जो जमीन है, इसलिए राजस्थान स्पेशल स्टेट्स में आता है दोस्तों। तो जो करीब 2,09,000 वर्ग किलोमीटर का है, कितना है दोस्तों? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर एरियाज में है 61% भाग, मतलब राज्य के कुल क्षेत्रफल का मतलब। और यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640 किलोमीटर लंबा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो है वो उसकी लंबाई तो है ना 826 किलोमीटर है, और चौड़ाई उसकी कितनी है? 859 किलोमीटर, मतलब चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। पर जो मरुस्थलीय का लंबाई सबसे ज़्यादा है, लंबा कितना है मरुस्थलीय 640 किलोमीटर लंबा है, और पश्चिम में 300 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब चौड़ाई तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखनी है, चौड़ाई तो है ना आपकी 300 किलोमीटर है, और 61% भाग है ना आपका ये मरुस्थलीय प्रदेश, राज्य का 61% भाग मरुस्थलीय प्रदेशों में आता है, और 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो आपका जनसंख्या का राज्य का राज्य की कुल जनसंख्या का 40% भाग है ना इसी एरिया में रहते हैं। ये 12 जिलों में 40% लोग इसी 12 जिलों में रहते हैं, बाकी 60% 39 जो बाकी क्षेत्रफल है 39% में 60% लोग रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा 39% जो बाकी बचे हुए राजस्थान का भाग उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये 20 से 50 सेंटीमीटर का माना जाता है, 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर का वर्षा यहाँ होता है। न्यून वर्षा होने के कारण यहाँ की इसे शुष्क बालू का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शुष्क बालू का मैदान, मतलब यहाँ रेत ही रेत है तो बालू का मैदान कहेंगे इसको, नॉर्मल सी बात है दोस्तों। तो गर्मियों में उच्चतम तापमान, गर्मियों में उच्चतम 49 डिग्री चूरू और ये सब में 49, और सर्दियों में -3 डिग्री चला जाता है दोस्तों। कितना चला जाता है? 49 डिग्री और -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और जलवायु यहाँ का शुष्क रहता है और अत्यधिक विषम रहता है, मतलब
शुष्क रहता है और विषम मतलब कभी हमेशा चेंज हो रहता है। ठंडी में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी में गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। समशीतोष्ण नहीं रहता है, मतलब हमेशा मौसम लगभग 30-40 के बीच में नहीं रहता है दोस्तों। टेम्परेचर है ना अप डाउन बहुत तेज़ी से होता है राजस्थान में, मतलब रात में ज़्यादा ठंडा हो जाता है, दिन में ज़्यादा गर्मी रहती है। तो दोस्तों क्योंकि रेत जल्दी ठंडा भी होता है और जल्दी गर्म भी होता है, तो दोस्तों इस तरह का यहाँ पे शुष्क व अत्यधिक विषम है। यहाँ का जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली बालू ही है, मतलब मिट्टी में बालू ज़्यादा है दोस्तों, बालू ज़्यादा है। तो यह जो भूभाग है अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम व पश्चिम से उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम में विस्तृत है। मतलब ये अरावली पर्वत से किधर है, आपको मैंने मैप में ये क्लियर कर दिया था कि अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है दोस्तों। तो ये चीज़ें ये चीज़ अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून जो अरब सागर और वह बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्यतः यहाँ वर्षा बहुत कम होता है। देखिए दोस्तों, ये जो अरावली पर्वत है, अरावली जो श्रृंखला है वो ऐसी इसकी वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण मतलब अरावली जो पर्वत है ना, ये यहाँ पे वर्षा होने देती नहीं है। कहाँ पे ये मतलब यहाँ पे जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में ये सबसे बड़ा दिक्कत है अरावली पर्वत के कारण ही यहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता है। और ये जो मानसून आता है ना अरब सागर इंडिया का जो है ना, इंडिया का जो मैप है ये इस तरह का, ये तो यहाँ पे है ना दोस्तों, तो ये जो यहाँ पे जो दोस्तों है ना, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी यहाँ पे जो ये अरब सागर और इस तरफ बंगाल की खाड़ी, ये दोनों जो मानसून है, ये मानसून है ना इसको आने नहीं देती है इस एरिया में। कहाँ नहीं आने देती है, राजस्थान की एरिया में नहीं आने देती है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है ईस्ट में, इधर आपका अरब सागर है, तो ये दोनों मानसून को यहाँ पे आने नहीं देती है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसी कारण से राजस्थान के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में वर्षा बहुत कम होता है और औसत 20 से 50 सेंटीमीटर ही रहता है दोस्तों, 20 से 50 सेंटीमीटर ही रहता है यहाँ पे कितना रहता है, 20 से 50 सेंटीमीटर। तो अरावली की जो वृष्टि छाया है ये इसका सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिणी और पश्चिमी मतलब दक्षिण का और पश्चिम का जो मानसून है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्यतः वर्षा बहुत कम कराता है, इसी कारण से दोस्तों ये इसी कारण से सबसे कम वर्षा कराता है यहाँ पे, और औसत इतना रहता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी दोस्तों, ये देखिए मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक क्या कहते हैं दोस्तों, पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही एक भाग है। यह जो मरुस्थल है ना राजस्थान का, ये मरुस्थल पैलियो आर्कटिक अफ्रीका का जो मरुस्थल है उसका ही एक भाग है, जो पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन, जो पश्चिम में जो एशिया है ना, मतलब अपना पश्चिम का जो एशिया है, जो फिलिस्तीन और ईरान का होता हुआ भारत तक विस्तृत हो गया है। मतलब अरब ईरान इन सब से होता हुआ, अरब एवं ईरान और फिलिस्तीन से होता हुआ भारत तक विस्तृत हो गया। इसको क्या कहते हैं, पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना दोस्तों, ये पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ये राजस्थान तक फैला हुआ है, मतलब ये इंडिया तक आ गया है। कैसे होते हुए आया है, फिलिस्तीन, अरब एवं ईरान से होता हुआ भारत तक विस्तृत हो गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रदेश का सामान्य ढाल, मतलब जो ढाल है ना दोस्तों, ये क्या बोलते हैं ढाल, ये जो ढाल है, ये ढाल कैसा है, मतलब आपका है ना वो उत्तर से
नॉर्थ से आपका होता हुआ नॉर्थ से इधर वेस्ट की तरफ है, मतलब लंबाई में ही ढाल है। पूरब से पश्चिम, सामान्य ढाल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। मतलब ऐसे आपका नॉर्थ से वेस्ट, मतलब नॉर्थ से सॉरी साउथ, सॉरी ये साउथ लिखना था, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ये एक्चुअली में ऐसे है दोस्तों, ये आपका नक्शा है। राजस्थान का नक्शा कैसा है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। ये देखिए इधर मैं बताता हूँ आपका, आप रफ ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये इसको मैं क्लीन करूँ। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान का आपको एक तरह से ऐसे मानेंगे कि राजस्थान का इस तरह से है। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे आप एक तरह से ऐसे मानेंगे, ये ऐसे। तो ऐसे, तो ये तो आपका, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये इस तरह, ये इधर आपका हो गया ये साउथ, है ना। ये मतलब ये आपका साउथ हो गया, इधर हो गया वेस्ट, सॉरी साउथ यहाँ पे आएगा। तो ये साउथ यहाँ पे, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट। तो आपका ढाल कैसे दोस्ती, नॉर्थ ईस्ट से क्या बोलते हैं, ये ढाल है आपका पूरब से पश्चिम की ओर, इस तरफ से, मतलब ऐसे ढाल है। और तथा उत्तर से, ऐसे पूरब से पश्चिम है, मतलब इस तरफ का ढाल है। और नॉर्थ से साउथ की तरफ ढाल है, मतलब इस तरह से ढाल है। ये इस तरफ का ढाल है और एक इस तरफ का ढाल है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ढाल है दोस्तों। तो ये आपका राजस्थान का मैप इस तरह से रफ जो बताया था मैंने, विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का है राजस्थान। तो इस तरह का मैप है। तो आपका ईस्ट और नॉर्थ, याद इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ ढाल है और नॉर्थ से साउथ, ये ढाल आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें आपको कभी भी जो भूगोल से जो क्वेश्चन आएंगे ना, इन ढालों को याद रखेंगे तो आपको कैसे नदियां बहती है, कैसे ड्रेनेज होता है, ये सब आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, समझ में आएगा। तो ये ढाल आपको ध्यान रखना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है दोस्तों। तो आप आगे चलते हैं, ये देखिए। तो आपका है ना जो ढाल है राजस्थान का, वो कैसे ढाल है दोस्तों, आपको मैंने क्लियर कर, ढाल पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की ओर है। और यह या उत्तर पूर्व से, मतलब उत्तर और पूर्व यहाँ से ऐसे, कैसे दोस्तों, ये उत्तर पूर्व से, मतलब यहाँ नॉर्थ ईस्ट से ये इस तरफ वेस्ट साउथ की तरफ है, वेस्ट साउथ की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। तो आगे चलते हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। तो आप इसमें ये समझ सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और इसकी समुद्र तल से सामान्यतः ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। मतलब राजस्थान की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, हमेशा समुद्र तल से मापा जाता है किसी भी स्टेट का ऊंचाई, और वो कितना है 200 से 300 मीटर की ऊंचाई है। रेत की विशाल बालुका स्तूप इस भूभाग में होता है, ये आपको पता है कि राजस्थान रेतीला है तो बालुका स्तूप तो होंगे ही। एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ें, लाइमस्टोन, लिग्नाइट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और लाइमस्टोन के विशाल भंडार हैं यहाँ पे। अभी मैं लिग्नाइट बता देता हूँ आपका, है ना, बाड़मेर में गिराल पावर प्लांट है, जो गिराल है, जो लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट है, जहाँ पे बिजली पैदा लिग्नाइट कोयले से होता है। लिग्नाइट एक तरह से कोयले का प्रकार है। कोयले का प्रकार क्या है, लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है, जो ये लिग्नाइट है ना कोयले का प्रकार है। इससे है ना बिजली उत्पादन होती है, कहाँ, बाड़मेर में, गिराल में। एक इसके बारे में क्वेश्चन पीछे आया हुआ था और बताया भी था आपको मैंने। और खनिज तेल निकलते हैं पचभद्रा में, जो अभी रिफाइनरी वगैरह बनने जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता ही है। प्राकृतिक गैस जैसलमेर में, लाइमस्टोन जैसलमेर में, यहाँ पे प्राकृतिक गैस निकलते हैं, जिसके वजह से गैस पावर प्लांट है किधर, रामगढ़ में, जो मेरा करंट लोकेशन है, रामगढ़ में गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जहाँ पे बिजली पैदा होती है दोस्तों। तो इनके बारे में क्वेश्चन रामगढ़ जैसलमेर में जो है ना प्राकृतिक गैस का भंडार है।
तो यहाँ से अब इस गैस से पावर प्लांट मतलब इंजीनियर बिजली पैदा हो रही है। और लाइमस्टोन यहाँ पे सिग्मा मिनरल्स दोस्तों, यहाँ पे RSMM है, राजस्थान स्टेट ऑफ मिनरल्स एंड माइंस, जहाँ से ये लाइमस्टोन को निकाला जाता है और निर्यात किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो एरिया है ना, 12 जिले, ये आपका ये जैसलमेर, मैंने आपको बताया कि जैसलमेर है, बाड़मेर है। यहाँ जैसलमेर में तो आपको है ना क्या बोलते हैं, गैस, प्राकृतिक गैस। बाड़मेर में आपका ये रिफाइनरी आ रहा है, रिफाइंड खनिज तेल, और क्या बोलते हैं पचपदरा जो बाड़मेर में ही है। और इसी तरह से यहाँ पे लिग्नाइट भी निकल रहे हैं, जिससे है ना लिग्नाइट से बिजली पैदा हो रही है। लिग्नाइट कोयला होता है, तो बिजली पैदा हो रही है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी कुछ समझ। और टेथिस सागर आपको बताया कि टेथिस सागर है ना, योसीन और प्लेस्टोसीन काल में विद्वान था टेथिस सागर, जो इसी का अवशेष है राजस्थान। ये चीज़ें मैंने पहले कवर की है, बताया है कि टेथिस सागर का ही अवशेष है राजस्थान। राजस्थान का है, टेथिस सागर का ही अवशेष है। राजस्थान आपका टेथिस सागर का अवशेष है दोस्तों। टेथिस सागर का अवशेष योसीन और प्लेस्टोसीन काल में विद्वान, ये टेथिस सागर का अवशेष राजस्थान को मानते हैं। टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। तो गोंडवाना लैंड के कारण तो आपको मैंने बताया था, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वत है जो, और है ना पूरब का पठारी प्रदेश, पूरब में पूरब और दक्षिण का पठारी प्रदेश। और है ना टेथिस सागर का है, वो है आपका टेथिस सागर जो है, ये टेथिस सागर है मरुस्थलीय प्रदेश का। और यहाँ पे पूर्वी मैदान, यहाँ पे है जो पूर्वी मैदान। तो आपका इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका ऐसे ऐसे है ना राजस्थान। तो ये यहाँ पे है ना आपका ये है आपका पूर्वी दक्षिण पठारी प्रदेश ये। फिर इसके बाद आता है आपका पूर्वी मैदान, इसके बाद फिर ये अरावली पर्वत, फिर इसके बाद यह मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये 4 भागों में, 1 2 3 4 भागों में डिवाइडेड है आपका राजस्थान। तो राजस्थान आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और देखिए नमक के स्रोत है राजस्थान में, वो कौन कौन से? पचभद्रा झील, पचभद्रा, डिडवाना और लूनकरनसर। क्या दोस्तों बोलते हैं? लूनकरनसर, डिडवाना और पचभद्रा। यहाँ पे जो चट्टानें होती है ना दोस्तों, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ये चट्टानें होते हैं ना, उस चट्टानों में जो उन चट्टानों की जो कोशिकाएं होते हैं, उससे हमेशा जो नीचे अर्थ में उसके ज़मीनों में, जो इन एरिया का जो ज़मीन है, उस चट्टानों में से जो इनकी कोशिकाएं, उनमें से हमेशा नमक निकलते रहती है। वो नमक है ना ज़मीन पे आता है और उससे नमक बन आती है हमेशा। तो ये हमेशा साल के 365 दिन ही नमक मिलते हैं। और नदियों के पानी से भी आता रहता है नमक। तो इनमें हमेशा नमक निकलता रहता है, हमेशा नमक बनाया जाता है इन देशों। जैसे सांबर झील है जयपुर में, जयपुर में जो सांबर तहसील है, मतलब गांव है, वहाँ पे सांबर झील है, उससे निकलता रहता है। तो ये जो पचभद्रा, डिडवाना, लूनकरनसर, यहाँ हमेशा नमक बनते हैं दोस्तों, ये याद रखना है। और इनका जो चट्टानें, राजस्थान की जो चट्टानें हैं, उनमें से हमेशा नमक निकलती है उनकी कोशिकाओं से। अब पाकिस्तान से सीमा, ये चीज़ें मैंने कवर कर ली है, ये वापस आ गया दोस्तों। ये चीज़ें अभी पढ़ाई है ऊपर, आगे चलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है आपको कि यह क्षेत्र 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? मतलब जो राजस्थान का जो क्षेत्र, मतलब ये राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र आपका, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग को, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग जो अपन ये 12 जिलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग कौन कौन से दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान, मतलब जो पश्चिम में, जो पूरा तरह से पश्चिम में है। जो ये राजस्थान का जो मैप है, ये इस तरह से है। ये ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट है। तो वेस्ट है, तो ये जो वेस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है। ये आपका ईस्ट है,
और इसके नॉर्थ ईस्ट है, और तो ये जो एरिया है, जो ये वाली जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया को आपको, इस एरिया को कितना, पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान, इसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं इस भाग में। और दूसरा आपको डिवाइड किया जाता है इसको, ये वाली राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान। ये राजस्थान का बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान, मतलब पूरा सूखा नहीं है, आधा सूखा है, वो जस्ट इसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पे, ये इसके बगल में, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है ये तो अर्ध शुष्क मैदान है, और इसके जस्ट पूरा जो वेस्ट यानी ये जो पूरा जो ईस्ट में है, पूरा वेस्ट में, पूरा जो वेस्ट में है वो मरुस्थलीय प्रदेश, जो रेतीला दम बिल्कुल शुष्क है, और यहाँ पे आधा सूखा है, मतलब अर्ध शुष्क मैदान। तो ये दो मैदानें हो गई। तो ये जो यहीं पर इतने ही दूरी में आपका है ना, पूरा ये आपका ये जो 12 जिले जो मैंने अभी पढ़े, जो मरुस्थलीय भूभाग है, ये आपका पूरा यहाँ पे इतने ही दूर में है। वो अरावली पर्वत से वेस्ट में, अरावली पर्वत के वेस्ट में, मतलब दक्षिण पश्चिम में, अरावली पर्वत के पश्चिम में। तो दोस्तों ये राजस्थान का आपका इस तरह से मैप होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस भाग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। वो पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान, जिसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इसमें वर्षा का वार्षिक औसत 20 सेंटीमीटर ही होता है। जो पूरा ये जो भाग है ना पश्चिमी, पूरा पश्चिम जो राजस्थान आती, जैसलमेर बीकानेर आता है, यहाँ पे 20% तक ही रहता है दोस्तों। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आदि क्षेत्र में वर्षा अत्यधिक कम होने के कारण ये इस प्रदेश का शुष्क बालुका मैदान कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? शुष्क बालुका मैदान। अब मैंने पहले भी पढ़े। और इस अधिकांश भाग बालुका स्तूपों से आच्छादित है। मतलब यहाँ पे बालुका स्तूप है, कई डिफरेंट प्रकार के बालुका स्तूप होंगे दोस्तों। यहाँ पे बालुका स्तूप कैसे अलग अलग आकृति के हैं, अलग अलग आकृति के बालुका स्तूप है दोस्तों। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ बालुका स्तूप। तो ये बालुका स्तूपों से आच्छादित है, मतलब भरा हुआ है। सारे बालुका स्तूप ही पाए जाते हैं किधर? इस बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है जो आपका इस राजस्थान का, जो मैंने अभी राजस्थान का जो मैप बनाया था, ये इस तरह से। तो ये आपका नॉर्थ, ये क्या बोलते हैं, ईस्ट, ये साउथ, और ये आपका वेस्ट। तो ये जो दोस्तों है, ये वाली जो एरिया है पूरा, यहाँ से यहाँ पे जो 4 स्टेट है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, यहाँ पे बालुका स्तूपों से ये आच्छादित है। मतलब खूब सारे बालुका स्तूप होते हैं। स्तूप मतलब रेतों का ढेर। क्या दोस्तों? रेतों का ढेर। और ये अलग अलग आकार के बनते हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे ये सारे बालुका स्तूप होते हैं, बरखान, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप, चंद्राकार, बरखान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बरखान का क्या मतलब होता है? अर्धचंद्राकार स्तूप। कैसा होता है दोस्तों? अर्धचंद्राकार स्तूप। बरखान। पवनानुवर्ती रेखीय बालुका स्तूप। रेखीय पवनानुवर्ती मतलब पवन, जैसे जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में रेत ना इकट्ठे जाते हैं, और एक लाइन की तरह रेखीय बालुका स्तूप बनती है। और एक अर्धचंद्राकार, जैसे ऐसे अर्धचंद्राकार। किस तरह का दोस्तों? इस तरह से अर्धचंद्राकार, ये इस तरह का ढेर बनता है। तो ये जो पूरा ऐसे ढेर समझ सकते हो आप, एक अर्धचंद्राकार जिसको बरखान कहते हैं। और रेखीय आपका सीधा ऐसा बनेगा, जो एक मोटा सा ऐसे हवा इधर से ब्लो कर रही है और रेखा में, और यहाँ पे छूट गई हवा और इधर चली गई, तो ये जो यहाँ पे एक रेखा में ढेर बनती जाएगी। तो ये रेखीय बालुका स्तूप होता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होता है दोस्तों? जैसे ये आपका ये ढेर बन गया पूरा ऊंचा, ऐसे पूरा। तो ये ऐसे इस तरह से समझ सकते हो आप इसको। ये देखिए, ये आपका है ना इस तरह से ढेर बन गया। ठीक है, आप ढेर बन गया। और अनुप्रस्थ क्या होगा? यहाँ से काट दो। तो यहाँ से जब काटेंगे ना दोस्तों ऐसे, तो ये यहाँ से, तो ये पूरा मीटर है, तो ये इस तरह सा बन जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे। तो ये जो यहाँ पे जो कट लगी है ना, यहाँ गोलाई, तो ये जो गोलाई होती है ना दोस्तों, ये इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और पैराबोलिक बालुका स्तूप,
पैराबोलिक बालुका स्तूप ऐसे पैराबोला, ये पैराबोला कैसा बनता है दोस्तों, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे पूरा चंद्राकार नहीं, ऐसे ऐसे इस तरह का ढेर बन जाता है। ये समकोण की तरफ वजह से होता है, देखो ऐसा बालुका स्तूप बनता है। ये समकोण जानते हो ना, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज पे ऐसा इस तरह का ढेर बनता है। ये स्तूप कौन सा होता है, पैराबोलिक बालुका स्तूप। और तारा बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप दोस्तों कैसा होता है, तारा बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप, तो तारा बालुका स्तूप आपका है ना मोहनगढ़, पोखरण और जैसलमेर बालुका स्तूप निर्माण मुख्य रूप से अनियतवादी और संश्लिष्ट पवनों की वजह से होता है। तो तारा कैसा होता है दोस्तों, तारा कैसा दिखता है, ऐसे तारा, तारा स्टार की तरह दिखता है ना, तारा जैसे इस तरह से, ये मतलब आपको दूर से दिखेगा ना तो इस तरह से दिखेगा स्टार की तरह, तो तारा बालुका स्तूप इसको बोलते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आपका नेटवर्क बालुका स्तूप। नेटवर्क मतलब इस तरह से नेटवर्क होता है ना, जाल, नेटवर्क ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, ये नेटवर्क बालुका स्तूप मतलब यहाँ बन गया, यहाँ आते, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, कहीं भी बन गया इस तरह से, और एक नेटवर्क सा बन जाता है, मतलब यहाँ लाइन ढेर बन गई, यहाँ ढेर बन गई, यहाँ ढेर बन गई, तो ये नेटवर्क बालुका स्तूप इसको बोलते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के बीकानेर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और इन इलाकों में इस तरह के बालुका स्तूप मिलते हैं। ये गंगानगर, सूरतगढ़। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ये इनके बारे में, तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे थे, मैं आगे एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे कि आगे अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो है ना, ये आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है क्या चीज़ें होती हैं। तो यह बालुका स्तूपों का ढका हुआ भूभाग पाकिस्तान के सीमा के सारे गुजरात से पंजाब तक विस्तृत है, मतलब गुजरात में भी इस तरह के बालुका स्तूप मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों, गुजरात में भी आती है, गुजरात में भी इस तरह के बालुका स्तूप है, गुजरात और पंजाब तक फैला हुआ है। और ये बालुका स्तूप को दो भागों में आती है, क्या बोलते हैं, बालुका स्तूप एक मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो शुष्क मैदान है ना दोस्तों, शुष्क मैदान, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है ना बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, और ये बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय, जहाँ पे इन एरियो में मैंने अभी बताया था ना आपको, चट्टानें होती हैं, जैसलमेर, ये जो बाड़मेर, जैसलमेर, इनमें चट्टानें होती है। तो ये जो चट्टान वाली है ना एरिया, उसको बालुका स्तूप मुक्त रहित क्षेत्र, मतलब मुक्त क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे रेत नहीं होती है। और जहाँ पे रेतें होती है उनको मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र कहते हैं। तो जहाँ पे पत्थरें, चट्टानें, वहाँ से लाइमस्टोन वगैरह निकलती है, जहाँ पे पत्थरें निकलते हैं पीले कलर का, जिससे घर बनाए जाते हैं जैसलमेर वगैरह में, तो वो जो क्षेत्र है वो आपका बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। और जो जहाँ पे रेतें होती हैं उसको बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इस तरह से आप लिख सकते हो, ये आपका है ना बालुका स्तूप मुक्त रहित क्षेत्र, ये दो क्षेत्र हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र में बालू रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं, तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। और ये बालुका स्तूप वायु अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है। किसके वजह से दोस्तों, ये जो टर्म्स है ना याद रहने चाहिए, वायु के अपर्दन की वजह से और निक्षेपण की वजह से, मतलब वायु जब बहती है ना तो जमीन को में से ना उड़ाते हुए निकलती है, उसको अपर्दन कहते हैं, मतलब घिस के काटना। और निक्षेपण मतलब जमा करना, वायु कहीं से काटती है और कहीं पे ले जाके जमा कर देती है, तो निक्षेपण उसको बोलते हैं। निक्षेपण मतलब जमा करना, और अब आती है अपर्दन मतलब कटिंग करना। इनका स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह के मध्य में सर्वाधिक होता है। इस रेतीले शुष्क मैदान के बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र में निम्न प्रकार के बालुका स्तूपों का बाहुल्य पाया जाता है। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि एक तो पवनानुवर्ती मतलब पवन की डायरेक्शन में बालुका स्तूप जो बनती है, बरखान मतलब या अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूप। तो ये पवन रेखीय बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, ये जैसलमेर,
आपके मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर में है, जोधपुर, बाड़मेर में पाए जाते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकाल बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जैसलमेर, चूरू, सीकर, लुरनकरसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पे आपका अर्धचंद्राकाल मिलते हैं। अनुप्रस्थ कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? बीकानेर, दक्षिण गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, झुंझुनू। तो मतलब दोस्तों इन स्टेट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। इन डिस्ट्रिक्ट में आपको लगभग सेम ही डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी जैसलमेर है, इसमें भी जैसलमेर है। तो ये अभी जैसे इसे अनुप्रस्थ बालका स्तूप है ना, बीकानेर, दक्षिण, मतलब थोड़ा चेंजेस है दोस्तों। तो इनको थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे एक दो बार तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी प्रकार के बालका स्तूप मिलते हैं। इसी तरह से ये पैराबोलिक बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप कहाँ विद्यमान है दोस्तों? ये आपका है ना, ये सभी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सब जगह मिलते हैं। ये सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है और ये निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच से होता है। अब ये इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? महिलाओं के हेयर पेन की तरह होता है। मतलब बताया था ना मैंने, इस तरह का होता है, अभी बताया था मैंने, सॉरी, ये इस तरह का, ये ऐसा पैराबोला ऐसा ढलता हुआ, और ये इसमें समकोण होता है यहाँ पे। तो ये पैराबोला होता है दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का होता है ये पैराबोलिक बालुका स्तूप। और तारा मैंने बता ही दिया, तारा बालुका स्तूप पहले बता दिया मैंने, तारा स्टार की तरह होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? अनियतवादी और संश्लिष्ट पवनों, मतलब बिना नियत के कभी कभी है ना, जो अति क्या बोलते हैं, अति पवन चलते हैं, उसके वजह से होता है। और नेटवर्क बालुका स्तूप मतलब हिसार, भिवानी तक, हरियाणा तक मिलते हैं ये वाले नेटवर्क। मतलब पूरा जाल बिछ जाता है, ढेरों, रेत के ढेरों की तरह, ढेरों की, मतलब अलग बीच में खड्डे होते हैं, फिर है ना, मतलब एक तरह से इस तरह से जाल बन जाते हैं दोस्तों। ये इस तरह का जाल, ये जाल हो गया, इधर से ऐसे ऐसे, तो ये इस तरह का जाल नेटवर्क बन जाता है। तो इसको कौन सा बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं नेटवर्क बालुका स्तूप। यहाँ इनको आगे चलते हैं दोस्तों। तो रेतीले शुष्क मैदान के पूर्वी भाग से बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश भी है। देखो आपका है ना, मैंने बताया था ना, एक तो बालुका स्तूप रहित क्षेत्र मुक्त प्रदेश के बारे में। तो अब उसके बारे में, अब ये इसमें है ना, ये कई जो भाग हैं रेतीले शुष्क मैदान के पूर्वी भाग में, मतलब रेतीले, जो राजस्थान का मैप है अभी मैंने बताया ना, ये सॉरी, ये आपका, तो ये जो पार्ट है, तो आपका ये आ गया, ये क्या बोलते हैं, पूरी तरह से जो बीकानेर, जैसलमेर, ये पूरा रेतीला भाग। और इसके जस्ट पास में जो इधर से पूरब की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? चट्टानी प्रदेश, मतलब जैसलमेर, बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं। बालुका स्तूप का भाव है इस प्रदेश में जुरासिक काल में। तो जब पूरब की तरफ जाएंगे ना, तो आपको है ना चट्टानें मिलेगी, चट्टानी प्रदेश मिलेगी। क्या मिलेगी? चट्टानें मिलेंगी आपको, इधर पूरब की तरफ जाएंगे तो ये जो चट्टानें मैंने आपको पहले भी बताया था, जुरासिक काल या टर्शियरी काल या प्लेस्टोसीन काल की परतदार चट्टानों का बाहुल्य है। तो ये जो इस काल के जो अवसादी चट्टान, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? अवसादी चट्टान, अवसादी टर्शियरी और प्लेस्टोसीन काल और जुरासिक काल के चट्टान है। मतलब ये उस समय जो दब गए थे नीचे और फिर चट्टान में कन्वर्ट गए, उस समय की जो अवसादी चट्टान है यहाँ पे बाहुल्य है। किस जैसलमेर और बाड़मेर दिशा में, क्षेत्र में। और इयोसीन काल और प्लेस्टोसीन काल युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र था, टेथिस सागर। अभी मैंने पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है दोस्तों कि इयोसीन और प्लेस्टोसीन काल में दो लैंड थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। इनके बीच में इनका जो टेथिस सागर का अवशेष है, वो उनके अवशेष से ही ये चट्टानें बनी हैं। और जो चट्टानी समूहों से मिलते हैं, यहाँ के जो अवशेष है ना, इनके चट्टानी समूहों से मिलते हैं। इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर चट्टानें मुख्य हैं। तो चूना पत्थर भी मिलते हैं और बलुआ पत्थर भी मिलते हैं। जैसलमेर शहर जुरासिक काल की बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है।
देखिए ये जैसलमेर जो शहर है ना, जुरासिक काल की बलुआ पत्थर से निर्मित, जुरासिक काल की बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है। जो जैसलमेर आप जाओगे उसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं। पीले पत्थर मतलब स्वर्ण की तरह वहाँ पत्थर मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं। और उसी पत्थर पे ही मतलब उसी चट्टानों पे ये जैसलमेर शहर ही बसा हुआ है। चट्टानों में वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, और जो सिद्ध करते हैं कि वो इसी काल के हैं। कौन से काल के हैं? प्लेस्टोसीन और इयोसीन काल के हैं। जैसलमेर के राष्ट्रीय मरुद्यान में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क, जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद्यान है, वहाँ पे आकलवुड और फॉसिल पार्क इसका जीवाश्मों का अनूठा उदाहरण है। मैदान में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क है, जो इनके जो जीवाश्म ये इयोसीन काल और प्लेस्टोसीन युग में के समुद्र का होने का और इनके ही अवशेष होने का ये सिद्ध करते हैं दोस्तों। तो आप जैसलमेर विजिट करें तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रदेश की अवसादी शैलों में क्या है? अवसादी शैलों में जल भी है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। अवसादी शैलों में भूमिगत जल के भारी भंडार हैं, भूमिगत जल के। और लाठी सीरीज क्षेत्र, जो लाठी सीरीज क्षेत्र है, इसी भूगर्भीय जल पट्टी के अच्छा उदाहरण है। लाठी जो सीरीज है, लाठी है ना जैसलमेर में ही है, लाठी सीरीज बोलते हैं उसको। लाठी गांव है, तहसील जगह है, वहाँ उसको लाठी सीरीज। वहाँ पे भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। इन्हीं टर्सरी कालीन चट्टानों में प्राकृतिक गैस व खनिज तेल के भी व्यापक भंडार हैं। आपको मैंने बताया ना, ये जो चट्टानें हैं इनमें ही प्राकृतिक गैस भी निकलते हैं, खनिज तेल भी निकलते हैं। बाड़मेर, गुड़ामालानी और बायुतु आदि में एवं जैसलमेर क्षेत्र में तेल व गैस के व्यापक भंडार मिलने के कारण यहाँ टर्सरी काल के चट्टानों का होना माना जाता है। बेसर श्रेणी, जैसलमेर श्रेणी लाठी श्रेणी में मध्यजीवी महाकल्प के जुरासिक कल्प की चट्टानें, मतलब जुरासिक काल के चट्टानें यहाँ पे मिली है। कहाँ मिली है दोस्तों? जैसलमेर श्रेणी व लाठी श्रेणी में। आपको मैंने बताया था कि जैसलमेर में गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जहाँ पे मैं अभी करंट लोकेशन है, गैस पावर प्लांट है, मतलब यहाँ गैस निकलता है, उससे बिजली बनाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों क्या बोलते हैं, बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले का भंडार है, जो आपको वहाँ पे उससे बिजली पैदा होती है। और वहाँ गैस भी अभी है ना, पचभद्रा आती है बाड़मेर में, आपका है ना ये रिफाइनरी बनने वाली है, खनिज तेलों का आती क्या बोलते हैं रिफाइनिंग होगी वहाँ पे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब अपन राजस्थान के दूसरे भाग में आते हैं। ये जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा था, एक तो पूरी तरह से शुष्क मैदान और दूसरा अर्ध शुष्क मैदान। जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में बांटा था दोस्तों। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा था, शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। कौन सा मैदान? शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। मतलब एक तो पूरी तरह से मरुस्थलीय और एक आधा शुष्क मैदान, जिसको राजस्थान का बांगड़ कहते हैं। राजस्थान बांगड़ एरिया कहते हैं या फिर अर्ध शुष्क मैदान कहते हैं दोस्तों। तो इसके मैं आपको मैप में दिखाऊं, ये देखिए ये वाली बांगड़ एरिया इधर है, ये देखिए जो पूरब की तरफ चलते हैं ना तो ये बांगड़ एरिया आता है। देखो दोस्तों ये राजस्थान का आपका ये बांगड़ एरिया है, राजस्थान का जो थार का मरुस्थल से जस्ट बगल में ये बांगड़ एरिया। तो दोस्तों ये राजस्थान का बांगड़ एरिया जो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है दोस्तों। तो ये यहीं पे अपन कहाँ चल रहे थे दोस्तों? ये आपका ये अपन इस वाले में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये बांगड़ एरिया आपको मैंने बता दिया। तो ये बांगड़ एरिया कहलाता है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी दोस्तों, राजस्थान का बांगड़ एरिया।
तो बांगड़ एरिया कौन सा है, ये वाली मत्थार मरुस्थल के जस्ट बगल में, जो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र और उनकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है दोस्तों। तो आप तो ये राजस्थान का राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान महान शुष्क रेतीले प्रदेश के पूर्व में अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में लूनी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है। मतलब लूनी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है दोस्तों। ये देखिए, ये लूनी नदी के अर्ध शुष्क मैदान महान शुष्क रेतीले प्रदेशों में अपवाह क्षेत्र में अवस्थित है। ये यहाँ पे आपका यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये जो एरिया है ना दोस्तों, यहाँ पे ही उत्तरी भाग में घग्गर का मैदान, ये ध्यान रखना है, घग्गर का मैदान यहीं पे है। उत्तर पूर्वी भाग शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, ये दक्षिण पूर्वी भाग लूनी नदी बेसिन और मध्यवर्ती भाग नागौरी उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती भाग नागौर का उच्च भूमि है दोस्तों। अब ये जो बांगड़ क्षेत्र है ना, बांगड़ क्षेत्र 3-4 पार्ट है। तो एक तो लूनी नदी का जल प्रवाह क्षेत्र है, घग्गर का मैदान आपका, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ घग्गर का मैदान। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो घग्गर का मैदान है, यहाँ पे ये जो एरिया है घग्गर का मैदान है। इसी तरह से यहाँ पे आपका शेखावटी एरिया हो गया, यहाँ पे दोस्तों शेखावटी एरिया हो गया। फिर इधर आपका मध्यवर्ती नागौरी क्षेत्र हो जाता है, नागौरी क्षेत्र जिसको नागौर का एरिया जो था ऊंचा भाग है। इधर लूनी बेसिन है। तो ये दोस्तों ये जो पार्ट है ना, ये बांगड़, ये यहाँ पे ये अर्ध शुष्क भाग है, ज़्यादा शुष्क नहीं है। तो ये आपका भाग कौन सा है दोस्तों, अर्ध शुष्क भाग है। तो दक्षिण पूर्वी भाग लूनी, दक्षिण और पूर्वी भाग लूनी नदी बेसिन, मध्यवर्ती भाग नागौरी उच्च भूमि कहलाती है। संपूर्ण क्षेत्र शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु के मध्य का संक्रमणीय पर्वतीय जलवायु वाला क्षेत्र, मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दोनों रहते हैं। इनके मध्य का बीच का, मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के मध्य का जलवायु रहता है यहाँ पे। ये देखिए, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का मध्यवर्ती जलवायु है। ये इस संपूर्ण प्रदेश को निम्न 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये घग्गर का मैदान हो गया, अभी मैंने बताया लूनी बेसिन या गौड़वाड़ क्षेत्र, जो अभी मैंने बताया आपको, घग्गर का मैदान जो सबसे ऊपर है, उत्तर जो गंगानगर और हनुमानगढ़ की एरिया में जो आते हैं घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन या गौड़वाड़ क्षेत्र, गौड़वाड़ और नागौरी उच्च भूमि जो बीचों बीच में है दोस्तों, नागौरी उच्च भूमि। और आगे चलते हैं, शेखावटी और आंतरिक प्रवाह, जो शेखावटी एरिया है, सिकर चूरू झुंझुनू, ये जो है ना दोस्तों, ये आपका शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे दोस्तों। तो अपन फटाफट देख लेते हैं घग्गर का मैदान क्या है दोस्तों। ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में विस्तृत है। यहाँ पे अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित इस मैदान भाग को निर्माण मुख्यतः घग्गर, वैदिक, सरस्वती, सतलज, चैतांग नदियों के जालोड़ मिट्टी से हुई है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है दोस्तों, जालोड़ मिट्टी। आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में जालोड़ मिट्टी पाई जाती है, और जो वैदिक, सरस्वती और सतलज और चैतांग नदियों की मिट्टियों से निर्माण हुआ है ये घग्गर का मैदान। इस क्षेत्र में वर्तमान में घग्गर नदी प्रवाहित होती है, जो मृत नदी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो दोस्तों, मृत नदी किसको कहते हैं, जो ये घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं, मरा हुआ नदी कहते हैं। और वर्षा ऋतु में इसके कई बार बाढ़ आ जाता है, वर्षा ऋतु में यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। और क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु में बाढ़ जाता है, हनुमानगढ़ जिलों को जलमग्न कर देता है। किसको करता है, गंगानगर को नहीं, हनुमानगढ़ जिले को करता है। और यह नदी भटनेर के पास रेगिस्तान में कहाँ विलुप्त हो जाती है, भटनेर के पास रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, लूनी बेसिन या गौड़वाड़ क्षेत्र आप मैंने कई बार पढ़ा है। गौड़वाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं दोस्तों, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, आप उसमें देखिए। तो ये लूनी व उसकी सहायक नदियों की इस अपवाह क्षेत्र, मैंने अभी बताया कि लूनी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र को गौड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं। मतलब जो जिस दिशा में लूनी नदी और उसका जो बहती थी उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सहायक अपवाह गौड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसमें जोधपुर, जालोर, पाली व सिरोही के क्षेत्र शामिल हैं, यही क्षेत्र हैं।
जोधपुर, जालोर, पाली व सिरोही के क्षेत्र शामिल है। और इस क्षेत्र में जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ स्थित है जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने बताया था ना दोस्तों कि ग्रेनाइट यहाँ पे खूब निकलते हैं इस एरियाज में। तो इसके अलावा मालानी पहाड़ियाँ, चूने के पत्थर की चट्टानें इस प्रदेश में बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी नमक युक्त चट्टानों। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लूनी नदी जो बहती है ना वो बालोतरा के बाद नमकीन हो जाती है। बालोतरा में आने के बाद पानी उसका लूनी नदी का नमकीन हो जाता है दोस्तों। और नमक के कणों एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा हो जाता है। वो किस वजह से होता है? नमक के कणों व मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा हो जाता है। इस क्षेत्र में जसवंत सागर, पिचियांग बांध, देखिए यहाँ पे पिचियांग बांध है, सरदार सम्मद बांध है, हेमावास बांध है और नया गांव बांध है। ये तीन चार बांध है, 1 2 3 4 बांध है। जसवंत सागर, सरदार सम्मद, हेमावास बांध और नया गांव बांध। ये याद रखने दोस्तों बांध के बारे में। ये जो बांध है ना जसवंत सागर जिसको पिचियांग बांध कहते हैं, सरदार सम्मद बांध, हेमावास बांध और नया गांव बांध। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये चीजें याद रखनी है कि बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। आगे नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, राजस्थान बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को नागौर उच्च भूमि कहते हैं। तो नागौरी उच्च भूमि किसको कहते हैं दोस्तों? बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को, जो मध्य में वहाँ को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र में नमक युक्त झीलें हैं, अंतर प्रवाह जलक्रम, प्राचीन चट्टानों एवं ऊंचा नीचा धरातल है, नमक युक्त झीलें। इसी क्षेत्र में डिडवाना, कुचामन, सांबर, नामवा आदि खारे पानी की झीलें हैं। किस नागौरी क्षेत्र में जहां नमक उत्पादित होता है। और इस प्रदेश में गहराई में माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं। माइकासिस्ट ये पूछा जाता है दोस्तों, माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं जिसके कोशिकात्व के कारण नमक सतह पर आ जाता है। ये मैंने बताया था, इनके जो चट्टान है ना माइकासिस्ट चट्टान, इनमें इनके कोशिकात्व के कारण नमक है ना इन सतह पे आते हैं। और साथ ही नदियों द्वारा पानी के साथ नमक के कण बहकर लाने की वजह से हमेशा ये प्रतिवर्ष हमेशा नमक उत्पादन होता रहता है, कभी नहीं बंद होता है। जो ये माइकासिस्ट नमकीन चट्टान है ना, ये याद रखना, माइकासिस्ट नमकीन चट्टान है जिसके कोशिकात्व के कारण नमक सतह पे आता रहता है हमेशा दोस्तों। तो नागौरी उच्च भूमि में ही ये है डिडवाना, कुचामन, सांबर, नावक आदि खारे पानी का झील है जहाँ से नमक पैदा होता है। अब शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आपको मैंने शेखावाटी क्षेत्र बताया दोस्तों। शेखावाटी चूरू, सीकर, झुंझुनू व नागौर का कुछ भाग आता है इस भूभाग में। इसके उत्तर में घग्गर का मैदान है दोस्तों, तथा पूर्व में अरावली पर्वत है। उत्तर में आपको मैंने बताया सबसे ऊपर में घग्गर का मैदान और पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला है और पश्चिम में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। मतलब 25 सेंटीमीटर का वर्षा होती है और वहाँ पे बिल्कुल 25 सेंटीमीटर ही होता है इस वर्षा। इसको समवर्षा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं। इस प्रदेश में बरखान प्रकार की तूपों का बाहुल्य, बरखान मतलब अर्धचंद्राकार। इस प्रदेश की सभी नदियाँ कांतली, मेंथा, रूपनगढ़ और खारी आदि आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, मतलब अंदर बहती है। कौन कौन सी नदियां हैं? कांतली, मेथा, रूपनगढ़, खारी, मतलब राजस्थान में ही बहती है ये आदि आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं ये जो वर्षा ऋतु में इस भाग में बहकर यहीं तो किसी झील में मिल जाती है या मैदानी भाग में विलुप्त हो जाती है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस प्रदेश को महान शुष्क मरुस्थल से अलग करती है। जो 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है ना, इस प्रदेश को महान शुष्क मरुस्थल से अलग करती है दोस्तों। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको मैंने ये मैप में आपको बता दूं कि ये देखिए,
ये आपका है ना, ये शेखावटी क्षेत्र है। इसके आपके उत्तर में घग्गर मैदान है, देखिए उत्तर में घग्गर मैदान है। ये देखिए, ये शेखावटी क्षेत्र है, ये उत्तर में घग्गर मैदान है। आपका बीच में ये नागौरी वाला आ गया, ये नागौरी भूमि क्षेत्र मध्यवर्ती, और इधर आपका लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन है। तो ये एरियाज के बारे में ही अभी अपन ने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया हो, और ये पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, और आप लाइक करें, और है ना कोई भी चीज़ की दिक्कत हो कमेंट करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आपको मैं एक पूरी तरह से आप आरएस की तैयारी कर सकते हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव ऑब्जेक्टिव, तो आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर सारे लेक्चर आप देख लिए दोस्तों, तो कोई भी मिस नहीं होगा। आप सब्जेक्टिव भी तैयारी कर सकते हो इन लेक्चरों से। बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।